नमस्कार दोस्तों। साइकोलॉजी विद प्रेरणा मैम में आपका स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है हमारा। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट ईयर जितने भी एग्ज़ाम्स हुए उसमें पूछे गए हैं, चाहे वो थर्ड ग्रेड का हो, यूपी टेट का हो, सी टेट का हो, रीट का हो। तो कुल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें से वो मैंने कलेक्ट किए हैं। और आप अपना आकलन कीजिएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस इनमें से आते हैं, कितने आपके राइट होते हैं। हम इन क्वेश्चंस को अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अब तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। नंबर 1 क्वेश्चन है। एक कोटेशन दिया हुआ है कि बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है। ये विचार है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब बच्चों, जब देखो ये एक शब्द ऐसा है, ये बहुवादी बुद्धि, ये शब्द ऐसा है कि ये शब्द जहाँ भी आपको मिले आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा शब्द है जो आपको सीधा कहाँ लेके जाता है, गार्डनर की तरफ लेके जाता है। जब मैंने आपको ये पढ़ाया था, बुद्धि के सिद्धांत मैंने आपको याद कराए थे, आप देखिएगा लास्ट प्रीवियस वीडियोस में जाके। तो मैंने बताया था कि एक गार्डन है, उसमें बहुत सारे बुद्धि के पौधे हैं। तो आपको यहाँ से सीधा बहुवादी बुद्धि ऑप्शन देख क्वेश्चन में वर्ड देखते ही कहाँ जाना है, सीधा गार्डनर पे जाना है। 4 ऑप्शन में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। और ये क्वेश्चन आपकी थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा गया है। तो बहुवादी बुद्धि, सीधा गार्डनर पे जाना है। कोटेशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें डॉट डॉट है, आगे का आपको लाइन पूरी करनी है। ये यूपी टेट लेवल 2 में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो बच्चे कक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं उनके साथ आप क्या करोगे। ए ऑप्शन है कि आप कक्षा में चर्चा लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करोगे, आप उनको बोलोगे कि भाई आप जो भी डिस्कशन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करें, या आप उनको पुरस्कार दोगे या कोई ना कुछ गिफ्ट दोगे आप उनको, या फिर आप उन्हें क्लास का मॉनिटर बना दोगे, या आप उन्हें हेड मास्टर बना दोगे। देखो, हेड मास्टर तो हम बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है। क्लास में मॉनिटर भी नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। पुरस्कृत किया जाना चाहिए या फिर कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, इनमें थोड़ा सोच विचार के आंसर दीजिएगा कि बच्चे क्लास में प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप क्या करोगे। आप उन्हें कक्षा में जो चर्चा हो रही है, जो डिस्कशन हो रहा है, आप उन्हें उसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करोगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका ए राइट जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन आपका आता है कि अपूर्ण रेखा चित्र से अर्थपूर्ण तथा रुचिकर चित्र को बनाना मापन के लिए एक पद होगा। मीन्स ये थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा गया है। समझिए कि एक अपूर्ण रेखा चित्र है, एक सिंपल सी कुछ बना दिया, लाइक एक गोला बना दिया या कुछ भी बनाया, एक आधा अधूरा सा रेखा चित्र बनाया। उस रेखा चित्र से किसी बच्चे ने एक अर्थपूर्ण और एक रुचिकर, मीन्स एक मीनिंगफुल और एक इंटरेस्टिंग सा चित्र बना दिया, ठीक है। तो उसको आपने क्या मापा, आप क्या कहोगे उसे। क्या उसे बच्चे का संवेग कहोगे, क्या उसे बच्चे की सृजनात्मकता कहोगे, क्या अभिवृत्ति कहोगे, या उसकी उपलब्धि कहोगे। तो बच्चों, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको समझना होगा कि अभिवृत्ति क्या होती है, संरचनात्मकता क्या होती है, संवेग क्या होते हैं, उपलब्धि क्या होती है। संवेग जो बच्चे के इमोशंस होते हैं, अभिवृत्ति और अभिवृत्ति के साथ में अभिरुचि भी एक शब्द आता है। और सृजनात्मकता, सबसे पहले सृजनात्मकता को समझते हैं। सृजनात्मकता होता क्या है। सृजनात्मक होता है, सृजनात्मक बच्चा कोई भी हो सकता है। एक जो कमजोर बालक है वो भी सृजनात्मक हो सकता है, एक प्रतिभाशाली बालक भी सृजनात्मक होता है। बिल्कुल एक चीज़ जो चली जा रही है उससे हटकर कुछ काम करना, ठीक है। एक सिंपल से शब्दों में समझना कि जो चीज़ चली जा रही है उसको फॉलो ना करते हुए अपनी कोई क्रिएटिविटी दिखाना, क्रिएटिव बच्चा कहलाता है। और यहाँ भी देखो, एक अपूर्ण रेखा चित्र था, अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर उसने कुछ अर्थपूर्ण तथा रुचिकर चित्र बना दिया। तो ये बच्चे की क्या कहलाई, ये बच्चे की सृजनात्मकता कहलाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या चला जाता है, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बालक प्रसंग बोध परीक्षण, इंग्लिश में बोलते हैं थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, TAT।
ठीक है, टीएटी, सॉरी, बालक प्रसंग बोध परीक्षण है, चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट है ये, तो इसे बोलते हैं सीएटी। टीएटी तो थेमेटिक अप्रिसिएशन हो जाता है, प्रासंगिक बोध परीक्षण उसे बोलते हैं। तो बालक प्रसंग बोध परीक्षण है, 3 से 10 वर्ष के आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में जो कार्ड रखे गए हैं वो जो कार्ड हैं उनमें प्रतिस्थापित किए गए, मतलब उनमें क्या रखे गए हैं उन कार्ड्स में। तो आपने सबसे पहले तो व्यक्तित्व पढ़ा होगा। व्यक्तित्व में व्यक्तित्व मापन की विधियां आती है, जिनमें आती है प्रक्षेपी विधियां। ठीक है, प्रक्षेपी विधियों में सीएटी, टीएटी, ये काफ़ी सारी और एक हरमन रोशा, कई सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो जैसे टीएटी होता है, थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, जो कि प्रासंगिक बोध परीक्षण होता है, वो बड़ों के लिए होता है, अडल्ट के लिए होता है, वयस्कों के लिए होता है। सीएटी बालक प्रसंग बोध परीक्षण, चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट जो होता है, ये बच्चों के लिए होता है। तो जो बड़ों, हम यहाँ बच्चों की हम बात कर रहे हैं कि बच्चों के लिए जो परीक्षण किया गया है उसमें जो कार्ड्स हैं वो कैसे रखे गए हैं, उन कार्ड्स में होता क्या है। नंबर 1 दिया हुआ है, सजीव वस्तुओं के स्थान पर जानवरों के चित्र उसमें होते हैं, या उसमें लोगों के स्थान पर जानवरों के चित्र रखे गए हैं, या उसमें पुरुषों के स्थान पर महिलाओं के चित्र रखे गए हैं, या वयस्क के स्थान पर बालकों के चित्र रखे गए हैं। देखो बच्चों, ये जो CAT है, यहाँ पर आप इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद करेंगे। CAT को क्या बोलते हैं? चाइल्ड अप्रिसेप्शन टेस्ट। ठीक है, अब जो बच्चे होते हैं, बच्चों को जब भी हम खिलाते हैं तो सिंपल से हम जानवरों से परिचय कराते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि इस टेस्ट में जो चित्र होंगे वो किसके होंगे? जानवरों के होंगे। दूसरी बात, अब जब जानवरों के चित्र इसमें आ गए तो अब ऑप्शन में देखियो, ऑप्शन में C और D तो कट ही जाता है, क्योंकि इसमें तो पुरुषों के स्थान पर महिला और वयस्क के स्थान पर बालक दे रखे हैं। अब ऊपर A और B ऑप्शन आते हैं। A और B ऑप्शन में से आपको क्या क्लिक करना है? इसमें लोगों के स्थान पर जानवरों के चित्र होते हैं, इसमें आदमी और औरतों के स्थान पर जानवरों के चित्र दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट चला जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और हम याद करते हैं कि ये दिया किसने था, इसका प्रतिपादक कौन था। देखो बच्चों, CAT है, CAT में चित्र किसके रखे गए हैं? जानवरों के। तो इसको जो देने वाला है, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है, उसका नाम भी जानवरों जैसा होगा। ठीक है, तो नाम है उसका लियोपार्ड बैलक। क्या नाम है? लियोपार्ड बैलक। बैलक से आप बालक याद रखेंगे और लियोपार्ड से आप तेंदुआ याद रखेंगे, लियोपार्ड। ठीक है, तो लियोपार्ड बैलक जिसने CAT दिया हुआ है। कई बार पूछ लेता है कि CAT किसने दिया है, TAT किसने दिया है। TAT भी मुर्रे मॉर्गन ने दिया है। आगे जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें बात करेंगे इस मैटर पर भी। यहाँ पर तो आप सिर्फ याद रखेंगे CAT लियोपार्ड बैलक ने दिया है, और इसमें लोगों के स्थान पर जानवरों के चित्र रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, ये क्वेश्चन भी आपके प्रधानाध्यापक परीक्षा 2012 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यक्तिगत मापन की एक प्रक्षेपी परीक्षण विधि नीचे दी गई है। ठीक है, मीन्स व्यक्तित्व मापन की एक विधि नीचे दी गई है जो कि प्रक्षेपी है। उस विधि को पहचानिए कि प्रक्षेपी विधि कौन सी है। अब सबसे पहले प्रक्षेपी होता क्या है आपको ये समझना है। तो प्रक्षेपी को समझने के लिए आप सिंपल सी चीज़ समझेंगे कि व्यक्तित्व मापन की कई सारी विधियां होती हैं। ठीक है, जैसे वस्तुनिष्ठ विधि होती है, वस्तुनिष्ठ, एक होती है व्यक्तिनिष्ठ होती है, उसके बाद एक विधि होती है प्रक्षेपी विधियाँ। यहाँ क्वेश्चन प्रक्षेपी विधियों से पूछा गया है। तो प्रक्षेपी विधियाँ एक PRT DSSB एग्ज़ाम था जिसमें यही पूछ लिया गया था कि प्रक्षेपी विधियाँ होती क्या हैं। ठीक है, तो प्रक्षेपी विधियाँ हैं क्या? प्रक्षेपी विधियाँ वो हैं जो हमारे
अचेतन मन में जो चीज़ें दबी हुई हैं उनको बाहर निकालने के लिए जिन विधियों का उपयोग किया जाता है उन विधियों को प्रक्षेपी विधियाँ कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से साक्षात्कार विधि क्या ये अचेतन मन तक जाती है? नहीं, ये तो हमारे बिल्कुल फेस टू फेस होती है और जितना व्यक्ति अलर्ट होगा, वर्तमान में होगा, वहाँ से बात करती है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। व्यक्तिगत अध्ययन ये भी नहीं हो, केस स्टडी जिसे हम बोलते हैं। चेकलिस्ट ये भी नहीं होगा। शब्द साहचर्य परीक्षण ये होगा। अभी शब्द साहचर्य परीक्षण क्या है? शब्द साहचर्य परीक्षण है कि शब्दों के माध्यम से बाती बातों में बच्चे के मस्तिष्क के अंदर दबी हुई बातों को बाहर निकालना। ठीक है, जैसे एक मूवी आपने देखी होगी, कुछ कुछ होता है मूवी, उसमें भी मैं कई बार अपनी क्लास में जब भी पढ़ाती हूँ तो मैं कई बार एग्जांपल्स भी देती हूँ। मैं यहाँ भी आपको दे रही हूँ। कुछ कुछ होता है मूवी में, नीलम का शो होता है, तो आपने वो शो देखा होगा। एक वर्ड वो बोलती है, सामने वाला दूसरा वर्ड बोलता है, कनेक्टिविटी से अंदर की बातें निकल के आती है। तो शब्द साहचर्य विधि वही है कि शब्दों के माध्यम से, बातों के माध्यम से बच्चे के या अडल्ट जो भी है उसके मस्तिष्क की अंदर की बातों को निकालना। ठीक है, ऐसा लिंक किया जाता है शब्दों के माध्यम से। तो शब्द साहचर्य विधि, शब्द साहचर्य विधि जो है गाल्टन ने दी है, तो यह आपका आंसर चला जाता है शब्द साहचर्य विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा गया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन से हैं? देखो बच्चों, ये काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं और कुछ ऑप्शन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल सटीक बैठते हैं, बट आप सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए आंसर देने से पहले और फिर आप चेक कीजिए आपका आंसर सही है या गलत। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें कि उद्देश्य, शिक्षण और मूल्यांकन, विद्यालय, समुदाय व सरकार, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम, उद्देश्य, अध्यापन, अधिगम परिस्थितियाँ और मूल्यांकन। देखो बच्चों, सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है हमारा। ठीक है, थर्ड और बाकी क्वेश्चंस जो हैं उनमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इसका जो आंसर जाएगा वो डी जाएगा। ठीक है, उद्देश्य होना चाहिए सबसे पहले किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए, फिर उससे अधिगम की जो परिस्थितियां हैं, अध्यापन अधिगम की परिस्थितियां वो क्रिएट होनी चाहिए, और सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए? मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, जब तक उद्देश्य नहीं होगा आप किसी भी मैटर को स्टार्ट नहीं कर सकते। आप उद्देश्य लेने के बाद में आपको परिस्थितियां उत्पन्न करनी पड़ेंगी, एक माहौल बनाना पड़ेगा, उस माहौल में आप अध्यापन कराएंगे, उसके बाद में लास्ट में बच्चे का मूल्यांकन करेंगे। तो आंसर डी जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये क्या कहता है, समझते हैं इसे। ये 2013 में पूछा गया है, थर्ड ग्रेड में। मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही नहीं है? कितना अच्छा क्वेश्चन है कि आप मेंटली हेल्दी रहना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है सबसे अच्छी नहीं है? क्या कुछ नज़दीकी विश्वसनीय मित्र हों, ये सही नहीं है। क्या अपनी समस्याओं को अपने तक रखें, ये सही नहीं है। कुछ मनोरंजन की अभिरुचि रखें, ये सही नहीं है। किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से अपनी समस्याओं की चर्चा करें, ये सही नहीं है। साइकोलॉजी में कई सारे क्वेश्चन अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, आप अपने ऊपर रख कर देखिए कि आप मेंटली हेल्दी रहना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है जो आपको मेंटली हेल्दी रहने के लिए मतलब सूट नहीं करता। तो आपको अब तक आंसर मिल गया होगा। आंसर नंबर बी इसका सही है कि अपनी समस्याओं को अपने तक न रखें। आप समस्या अपने तक रखेंगे, घुटते रहेंगे तो आप मेंटली हेल्दी नहीं रहेंगे। अपनी समस्याओं का समाधान करें, उनको डिस्कस करें। ठीक है, तो इसका आंसर बी जाएगा। नहीं शब्द पूछा है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सीटेट लेवल 1 में पूछा गया है 2012 में कि शिक्षा के क्षेत्र में किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? ये तो आपको सबको पता होगा, किंडरगार्टन जो है फ्रोबेल ने दिया है। बच्चों की काफ़ी सारी विधियाँ आएंगी, मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन की विधि, फ्रोबेल की विधि, कुक की विधि हम पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ किंडरगार्टन फ्रोबेल आपका आंसर जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में आगे जो क्वेश्चन आता है आपके सामने है, ये क्वेश्चन कहता है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी संवेग में वृद्धि, ऑप्शन सी वजन में वृद्धि, ऑप्शन डी आकार, सोच समझ या कौशल में वृद्धि। बच्चों ये आरपीएससी राजस्थान जो थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया है,
छत्तीसगढ़ का टेट लेवल 1 2011 में पूछा गया है। अब देखो बच्चों, कई बार है ना बच्चे पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और सिंपल मीनिंग क्या लगाता है, विकास में वृद्धि मीन्स ये बात कर रहा है बाल विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, सिंपल वृद्धि से क्या तात्पर्य है, और आंसर लगाया जाता है वजन में वृद्धि हो गई साहब, वृद्धि से तात्पर्य ये हो गया। आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य, मतलब विकास में वृद्धि हो रही है, तो विकास में वृद्धि हो रही है तो आप किस चीज़ में वृद्धि लगाएंगे, क्या आप ज्ञान में वृद्धि है विकास की वृद्धि, क्या संवेग में वृद्धि है विकास की वृद्धि, क्या वजन में वृद्धि है विकास की वृद्धि, या फिर आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि है। मैंने बाल विकास और अभिवृद्धि का जो आपको वीडियो बनाया था, आप उसको देखिए, आपको इसका आंसर भी मिलेगा। विकास में वृद्धि का मतलब क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है वो विकास कहलाता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट में आकार भी आ गया, सोच भी आ गई, समझ कौशल ये सभी चीज़ें आ गई। जब इन सब चीज़ों में वृद्धि होगी तो विकास में वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या चला जाता है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ये बोलता है शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है। ये पीटीआई ग्रेड 2 और 3 में पूछा गया है 2015 में। तो शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है, ये सिंपल सा है, आदर्शवाद के तहत होता है। ठीक है, आइडियलिज्म जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से इसका आंसर निकलता है। ये कई सारी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, प्रकृतिवाद, प्रेग्नेटिज्म, आइडियलिज्म, मानवतावाद, ये सब अलग अलग स्कूल है, व्यवहारवाद, इनको हम पढ़ेंगे किसी एक वीडियो में। यहाँ पे आंसर जो जाता है आपका, ये आंसर ए जाता है आपका। ठीक है, आदर्शवाद। की वीडियो हम इतना ही रखते हैं, 10 क्वेश्चंस आज की वीडियो में लेके चलते हैं और बाकी के 10 क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मैं अपलोड करूँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।